फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पावर सिस्टम से रिलेटेड 25 वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व करेंगे और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिफरेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी, जेई, एई, गेट, पीएसयूज और भी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स, ये सारे एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम क्या है? एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क फॉर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यानी कि जनरेशन स्टेशन से लेकर, जैसे कि एक जनरेशन स्टेशन है, वहाँ से लेकर जनरेशन से लेकर फिर उसका ट्रांसमिशन, जो कि हम लोग मीडियम, लॉन्ग और शॉर्ट लेंथ में ट्रांसमिशन करते हैं, वहाँ से लेकर जो हमारा मेन रिसीविंग स्टेशन है वहाँ तक जो टोटल इंटरकनेक्टेड सिस्टम, उसको हम लोग पावर सिस्टम बोलते हैं, जिसमें कि जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों फैक्टर आता है। ठीक है। जो जनरेशन होता है दोस्तों, डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट्स में होता है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट हो गया, जैसे हमारा सोलर पावर प्लांट हो गया, विंड पावर प्लांट हो गया, इस तरह के पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गया। इसमें जो पावर प्रोड्यूस होता है उसको ट्रांसमिट किया जाता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, उसके बाद फिर उसको रिसीविंग एंड पे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उसमें। तो पावर सिस्टम इस सभी का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई ट्रांसमिशन इज डन एट हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज पे क्या होता है? तो रिड्यूस I²R लॉसेस, यानी कि हमारा जो ओहमिक लॉसेस है उसको रिड्यूस करने के लिए होता है। क्या दोस्तों, देखिए जनरली जो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3VI × cos⁴ ठीक है। अगर हम पावर ट्रांसमिशन जितना करना है और किस पावर फैक्टर पर ट्रांसमिट करना है, इसको हम लोग कांस्टेंट रखें, तो हमारा जो आई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा V के। अब जैसे जैसे वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे करंट का जो वैल्यू है वो घट जाएगा। तो अगर हम इसको बहुत ही हाई वोल्टेज पे, यानी कि अगर सपोज ये 750 kV पे अगर हम लोग ट्रांसमिट करें, तो उसमें जो करंट का जो वैल्यू होगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो करंट का वैल्यू जब अगर कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा I²R लॉसेज है वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन को करते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है? तो रेशियो ऑफ रियल पावर टू अपरेंट पावर। रियल पावर और अपरेंट पावर का जो रेशियो है वो है पावर फैक्टर। ठीक है। ठीक, तो ये हमारा पावर फैक्टर एंगल है। ठीक है। ये है हमारा अपरेंट पावर। ठीक है। ठीक, ये हमारा रियल पावर है और ये हमारा रिएक्टिव पावर है। तो जो हमारा जो cos⁴ है पावर फैक्टर है वो B/H होगा, यानी P/S होगा। ठीक है। यानी कि रियल पावर बाय अपरेंट पावर। क्यों है क्या? रिएक्टिव पावर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट क्या होती है? तो वाट होती है। ठीक है। तो पावर जो हम लोग जानते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो इसी से इसका यूनिट क्या होता है? वाट। अगर हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम देखें तो √3VI × cos⁴ होता है, वेयर V लाइन वोल्टेज, I लाइन करंट, cos⁴ पावर फैक्टर और P जो है हमारा नेट पावर होता है। ठीक है। तो ये हमारा वाट में होता है। ठीक। यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एक यूनिट बोलते हैं, यानी 1 किलोवाट आवर एनर्जी जो है वो 1 यूनिट के बराबर होती है। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ लाइन कैरीज 100 एम्पेयर एट 220 kV, फाइंड पावर। पावर क्या होगा? तो देखिए, तो पावर इज इक्वल टू, इसमें देखिए cos⁴ दिया हुआ नहीं है तो उसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 1 मान लेंगे। तो √3 × V × I होगा, इसमें हम लोग V का वैल्यू रखेंगे। लाइन वोल्टेज दिया हुआ है 220, हमेशा देखिएगा लाइन वोल्टेज है या नहीं, और 100 और √3, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 मेगावाट के करीब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है? एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो लोड फैक्टर क्या होता है? प्लांट में जो एवरेज लोड है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, किस पॉइंट पे मैक्सिमम डिमांड है उसको हम लोग लोड फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो इसे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, इफ एवरेज लोड इज 50 मेगावाट, 50 मेगावाट एवरेज लोड है और पीक लोड क्या है? 100 मेगावाट है, तो लोड फैक्टर क्या होगा? तो लोड फैक्टर सिंपली क्या हो जाएगा, हमारा एवरेज लोड, P एवरेज लोड डिवाइडेड बाय P मैक्सिमम डिमांड, यानी कि P एवरेज लोड इसमें कितना है? 50 बाय मैक्सिमम डिमांड कितना है? 100, तो इसका मतलब ये होगा 0.5। ठीक है। तो लोड फैक्टर क्या होगा? 0.5। व्हाट इज द डाइवर्सिटी फैक्टर? सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय सम सिस्टम मैक्सिमम डिमांड। यानी कि अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो मैक्सिमम डिमांड किस किस पॉइंट पे आया हुआ है, किस किस टाइम पे आया हुआ है। ठीक है। उस सबको हम लोग समेशन करेंगे डिवाइडेड बाय जो सबसे मैक्सिमम टाइम है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। जिसका मतलब डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है, वाई डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1। लोड पीक्स एट डिफरेंट टाइम्स, तो डिफरेंट टाइम पे लोड पीक होता है, तो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय जो मैक्सिमम डिमांड हो गया सिस्टम का मैक्सिमम डिमांड, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 से ग्रेटर देन होगा। ठीक है। डाइवर्सिटी फैक्टर 1 से ग्रेटर देन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? तो शॉर्ट सर्किट फिनोमेना क्या होती है? तो एबनॉर्मल लो इम्पीडेंस कंडीशन। यानी शॉर्ट सर्किट में क्या होती है, सपोज कि हाँ यहाँ से यहाँ पर हमारा एक ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुई है, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट क्या मतलब, ये ग्राउंड से ग्राउंडेड हो गया है। तो इसका मतलब है क्या कि जो ओवरऑल यहाँ से इस पॉइंट से देखा जाए तो जो ओवरऑल इंपीडेंस है उस इंपीडेंस का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक इंपीडेंस आइसोलेट हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो ये इंपीडेंस प्लस ये इंपीडेंस जीरो है, तो इसका मतलब है ये एबनॉर्मली लो इंपीडेंस कंडीशन होता है, तो उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कंडीशन बोलते हैं। व्हाट इज सिमेट्रिकल फॉल्ट? तो फॉल्ट इन्वॉल्विंग ऑल थ्री फेजेस। तो इससे क्या मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं कि आर बाई बी तीनों फेज गया है यहाँ से, तो इन तीनों फेज के जो आपस सर्किट है वो आपस में शॉर्ट हो गए हैं, ठीक है, ऐसे करके आपस में शॉर्ट हो गए और वो फिर ग्राउंड से शॉर्ट हो गया। तो इसका मतलब है क्या कि इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट। क्या बोलेंगे हम लोग? सिमेट्रिकल फॉल्ट, आर बाई बी, यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सर्किट ब्रेकर? सर्किट ब्रेकर क्या होता है? डिवाइस टू इंटरप्ट फॉल्ट करंट। तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है? रिले से फॉल्ट सेंस करता है और जो पावर सिस्टम में जो कंटिन्यूटी है उसको ब्रेक करता है, इंटरप्ट करता है फॉल्ट करंट, ताकि इक्विपमेंट जो आने वाले इक्विपमेंट उसमें कोई डैमेज ना हो, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, जैसे कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो गया, एयर सर्किट ब्रेकर हो गया, ठीक है, जैसे MOCB हो गया, मिनिएचर ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया, SFC 6 सर्किट ब्रेकर होता है। तो ये सारे का जो डिस्टिंग्विशन होता है फ्रेंड्स, तो वो इस बेसिस पे होता है कि उसमें क्वेंचिंग मैकेनिज्म क्या है। यानी कि होता क्या है कि जब एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, इसका आपस में कॉन्टैक्ट्स क्लोज होता है, उसको सडनली जब इंटरप्ट किया जाता है, जब ये कॉन्टैक्ट को ब्रेक किया जाता है, तो क्या होता है कि इसमें आर्क डेवलप होता है जिसका टेम्परेचर होता है, तो उस आर्क को एक पर्टिकुलर टाइम तक क्विंच करना पड़ता है, यानी कि उसको ठंडा करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो मीडियम यूज़ करते हैं, जैसे एयर सर्किट ब्रेकर हम लोग एयर का मीडियम यूज़ करते हैं, वैक्यूम सर्किट में हम लोग वैक्यूम का मीडियम यूज़ करते हैं उस आर्क को क्वेंच करने के लिए। MOCB मतलब हम लोग मिनिएचर ऑयल सर्किट, हम लोग उसमें ऑयल का यूज़ करते हैं। SFC 6 मतलब SFC 6 गैस का यूज़ करता है। तो वो बताता है सर्किट ब्रेकर का नेचर की किस टाइप का सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बस बार? बस बार क्या है? तो कॉमन कंडक्टर फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है? कॉमन कंडक्टर। तो बस बार में होता क्या है दोस्तों? देखिए, मान लीजिए कि हमारे एक सब स्टेशन से पावर सप्लाई आया है, ठीक है, वो एक सर्किट ब्रेकर है यहाँ पर, उसके थ्रू एक 3 फेज लाइन है, तो ये एक बस बार हो गया। हम लोग को जब भी पावर टैप करना होगा इसी से टैप करना होगा इंडिविजुअल लोड के लिए। मान लीजिए लोड L1 यहाँ है, फिर नेक्स्ट लोड यहाँ पर है, L2 यहाँ पर है, तो ये कॉमन एक बस बार का पावर सप्लाई है। तो बस बार क्या होता है? कॉमन कंडक्टर होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। व्हाट इज द पर यूनिट सिस्टम? तो नॉर्मलाइज सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन के लिए पर यूनिट सिस्टम, पर यूनिट सिस्टम में क्या है? एक बेस वैल्यू होता है, चाहे कोई भी हो, यानी पावर का बेस वैल्यू हो, वोल्टेज का बेस वैल्यू हो, ये सारा बेस वैल्यू हो। तो पर यूनिट सिस्टम में क्या करते हैं दोस्तों? एक्चुअल इंपीडेंस डिवाइडेड बाय बेस इंपीडेंस। बेस इंपीडेंस कुछ लिया जाता है, यानी कि मान लीजिए कि वोल्टेज का वैल्यू बेस में कुछ दिया हुआ है और करंट का वैल्यू बेस में कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग वोल्टेज बाय करंट को डिवाइड करेंगे तो ये एक बेस वैल्यू आए, तो इसका मतलब है कि हमारा वो हो गया जेड बेस हमारा हो गया बेस इंपीडेंस, ठीक है। तो वोल्टेज बाय करंट हो गया हमारा बेस, तो वो हो गया जेड बेस, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा बेस सिस्टम, तो उसको हम लोग पर यूनिट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो जेड बे तो हमारा पर यूनिट में वैल्यू क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक्चुअल जेड डिवाइडेड बाय बेस जेड, ठीक है। अगर हम लोग पावर पर यूनिट में निकालना हो तो पावर हमारा एक्चुअल पावर डिवाइडेड बाय पावर ऑफ बेस, ठीक है। वोल्टेज का निकालना हो तो वो वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडवांटेज ऑफ पर यूनिट सिस्टम। सिंप्लीफाई करता है एनालिसिस को, यानी कि इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों साइड में सिंप्लीफाइज करता है एनालिसिस को। तो उसके हिसाब से जेड पर यूनिट इनपुट साइड में, जेड पर यूनिट आउटपुट साइड में वो इक्वल हो जाता है, तो वो हमारे लिए बहुत ही ईजी होता है सिस्टम को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। व्हाट इज कोरोना? कोरोना क्या है? तो आयनाइजेशन ऑफ एयर अराउंड कंडक्टर्स। तो होता है क्या है दोस्तों? देखिए, कंडक्टर्स है, अगर उसका जो एरिया है उस एरिया में पोटेंशियल ग्रेडियंट ज़्यादा है, यानी कि अगर हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज है एट लेस एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया इसका लेस है, उस पर अगर हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, तो इसका मतलब है क्या कि जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, यानी कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय एरिया, उसका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। उससे क्या होता है, उसके आसपास के जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएंगे हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट होने से, ठीक है, आयोनाइज हो जाएंगे। अब जब आयोनाइज हो जाएंगे तो क्या करेंगे? उसमें पावर लॉस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन अराउंड एयर, आयनाइजेशन ऑफ एयर अराउंड कंडक्टर्स, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोना, ठीक है। तो कोरोना बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? बंडल्ड कंडक्टर का यूज़ करते हैं। जो कंडक्टर है एक का यूज़ नहीं करते हैं, एक कंडक्टर है उसके ऊपर दूसरा कंडक्टर ओवरलैप करते हैं, फिर उसके ऊपर तीसरा कंडक्टर को ओवरलैप करते हैं, इस तरह से करके हम लोग उसको बंडल्ड कंडक्टर बनाते हैं, ठीक है। तो उससे इफेक्ट, कोरोना का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है, सरफेस एरिया इफेक्टिवली बढ़ जाता है, तो हमारा कोरोना का जो इफेक्ट है वो कम होता है और लॉसेस कम हो जाती है। तो इफेक्ट ऑफ कोरोना क्या है? पावर लॉस और इंटरफेरेंस,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी ये क्रिएट करता है दूसरे लाइन्स के साथ, तो वो भी कम हो जाता है बंडल कंडक्टर का हम लोग यूज़ करके। वाई इज़ अर्थिंग, अर्थिंग का यूज़ क्यों करते हैं, तो कनेक्टेड सिस्टम टू ग्राउंड, यानी कि अर्थिंग हमारा क्या करता है, एक तरह से प्रोटेक्टिव सिस्टम की तरह काम करता है कि जब भी किसी बॉडी को, सपोज की मोटर है, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने अर्थिंग किया हुआ है, तो मान लीजिए कि इसके बॉडी पे कभी शॉक आया या फिर ये इस पर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, तो वो ग्राउंड के थ्रू नीचे जा सकता है, ठीक है, तो इसके लिए अर्थिंग हम लोग यूज़ करते हैं। तो अर्थिंग हम लोग कॉमन टर्मिनोलॉजी में भी यूज़ करते हैं, हमारे बिल्डिंग्स में भी हम लोग अर्थिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पर्पस ऑफ अर्थिंग क्या है, सेफ्टी एंड फॉल्ट करंट पाथ, यानी फॉल्ट करंट पाथ है तो उसको सेफली ग्राउंडेड कर देना है, ठीक है, तो उसको हम लोग अर्थिंग, ताकि वो मेन सिस्टम में सर्कुलेट ना हो और डैमेज क्रिएट ना करे, ठीक है। व्हाट इज सर्ज इंपीडेंस, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो सर्ज इंपीडेंस क्या होता है दोस्तों, एक बैलेंस पॉइंट होता है जहाँ पर कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस ट्रांसमिशन लाइन के वो आपस में कैंसिल करते हैं एक दूसरे को। तो इसमें इमेजिनेशन ये क्या आता है कि हमारे पास बहुत ही लॉन्ग लेंथ, इन्फाइनाइट लॉन्ग लेंथ का लाइन है, तो वो उसमें जो सर्ज इंपीडेंस होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस के बराबर हो जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस क्या होता है दोस्तों, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस जो है जेड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन का इंटू जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय जी कंडक्टेंस प्लस जे ओमेगा सी कैपेसिटेंस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा लॉसलेस लाइन होगा उसमें आर का वैल्यू 0 और जी का वैल्यू 0 होगा। तो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए फिर जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस हो जाएगा अंडर रूट जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय जे ओमेगा सी, तो जे ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट एल बाई सी। तो ये हो गया हमारा लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। यूनिट ऑफ सर्ज इंपीडेंस तो ऑलवेज इंपीडेंस है तो ओम में आएगा। व्हाट इज एचवीडीसी, यानी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हाई वोल्टेज में प्लस और माइनस लगा के हम लोग क्या करते हैं, ये हाई वोल्टेज में हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं। उसके बहुत से वेरियस एडवांटेज होते हैं, जैसे कि इसमें लॉसेस बहुत कम हो जाती है, ठीक है, कोरोना लॉसेस या स्किन इफेक्ट्स, ये सब सारी चीज़ें नेगलेक्ट होती है एचपीडीसी में। तो इसका मतलब है क्या कि हमारा बहुत ही एडवांटेज होता है। इसकी इफेक्ट क्या होता है दोस्तों कि सरफेस पे करंट डेंसिटी और अंदर का करंट डेंसिटी अलग होने के कारण इसमें लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम लोग स्किन इफेक्ट बोलते हैं। तो वो एसी में होता है, डीसी केस में नहीं होता है। तो एचपीडीसी को हम लोग हाई वोल्टेज डीसी करंट ट्रांसमिशन करते हैं, इसमें डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है, प्लस माइनस लेके। एडवांटेज ऑफ एचपीडीसी, लोअर लॉसेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंस के ओवर में लोअर लॉसेज होता है। बट स्टेबिलिटी, तो एबिलिटी टू रिमेन इन सिंक्रोनिज्म। जैसे कि क्या होता है दोस्तों कि सिस्टम में कभी ट्रांजिएंट डेवलप हुआ, तो अगर सिस्टम ए से बी तक मूव कर पाया डिस्टर्बेंस आने पे, तो वापस वो सिस्टम यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी। यानी कि अगर सिस्टम में सडन वोल्टेज चेंज हुआ, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा इनट्रांजिएंट कंडीशन का क्रिएट हुआ, तो उस ग्राफ के अक्रॉस जो मूवमेंट होगा वो उसको उसी पॉइंट तक बैलेंस करके ले आ पाए, उसी एबिलिटी को हम लोग स्टेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टम में अगर ट्रांजिएंट आया तो वो ट्रांजिएंट करंट आने के बाद वो सिस्टम किस तरह से वो स्टेबल हो पाता है एक पॉइंट पे, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है। तो एबिलिटी टू रिमेन इन सिंक्रोनिज्म, जिससे कि पावर, जिससे ऐसा ना हो कि सिंक्रोनिज्म से आउटसाइड चला जाए और वो पूरा सिस्टम ट्रिप हो जाए, तो वो एबिलिटी टू रिमेन इन सिंक्रोनिज्म उसको हम लोग स्टेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको लाता रहूँगा। इस वीडियो में मैं MCQs जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ इंडस्ट्री से रिलेटेड जितना भी प्रैक्टिकल चीज़ें जो होती है इंडस्ट्री में देखने के, उसके रिगार्डिंग में वीडियोस बनाऊंगा। इस चैनल में मैंने पहले भी सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड, RIO से रिलेटेड और UPS से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप जाके इस चैनल पे देखिए, उसको विजिट कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। और मुझे लाइक करके और सब्सक्राइब करके मोटिवेट करते रहिए, ताकि इसी तरह के मैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास लाता रहूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।